हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे से अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं फिजिक्स की बात करेंगे, है ना। देखना, फिजिक्स में हम जैसे बात कर रहे थे आप लोगों से, तो मैंने आपको चैप्टर डिस्कस कर लिए थे कि हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जरूरी हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यांत्रिकी है, मैकेनिज्म है ना। तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आप देखिएगा जरा, क्वेश्चन है आपके लिए, टॉपिक है यांत्रिक मैकेनिज्म। होता क्या है, देखना भाई, किसी भी पिंड की बल और उसकी गति का अध्ययन जिस शाखा में होता है वो आपकी यांत्रिकी कहलाती है, मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, मोशन। गति क्या है भाई। गति आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कोई पिंड है, वो दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ जो परिवर्तन करता है, यानी कि जो गति करता है, उसे क्या बोल देते हैं हम, मोशन या गति बोल देते हैं। ठीक है। अब देख रहे हैं आप लोग, ये परिभाषा लिखी हुई है आपके लिए। कोई पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है उसे मोशन कहते हैं। ये कई प्रकार से हो सकती है भाई। गति, रेखीय गति, सरल रेखा में तो रेखीय गति हो गई। कंपन गति हो जाती है आपकी। कंपन आप जानते हो, जैसे कि क्या कहते हैं कि एक आप पेंडुलम है, इधर से इधर चलता है, झूला है ना, वो कंपन हो गई, अनियमित हो गई। जैसे कि एक भंवरा है, फूल के चारों ओर मंडराता रहता है ना। और आपकी वृत्तीय गति होती है एक निश्चित केंद्र को, बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करना। ठीक है। ये सब गति के प्रभाव है। नेक्स्ट आपके लिए दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन की बात जब करते हैं आप, तो देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा भैया। दूरी और विस्थापन एक्चुअली दोनों ही एक ही रूप है, पर इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो है दिशा का। यानी कि एक आपका वेक्टर है, एक स्केलर है क्या। कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। देखना भाई, दूरी क्या है। एक गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। सपोज एक बिंदु ये था और यहाँ तक चला ये, तो ये क्या हो गई, इसकी दूरी हो गई, है ना। पर दूसरी बात सुनना भाई, अगर ये ऐसे भी चल रहा है ना, ये भी कितना भी चल रहा है, यहाँ से चल के यहाँ तक, तो पूरी जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब की सब क्या कहलाएगी, दूरी। दूरी कैसी होती है, अदिश राशि है, याद रखना। दूरी कैसी, अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है। अब बात आती है विस्थापन की। तो विस्थापन क्या है भाई। विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखना भाई, दूरी यहाँ से हम चलना शुरू करें, ये चले थे ना, फिर यहाँ तक आए थे, ये टोटल दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। विस्थापन कैसा है, सदिश राशि, इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है विस्थापन। अब एक बार जरा आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति ए है, उसने 4 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर इधर चला, और 4 इधर चला, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर आ गया, विस्थापन क्या हुआ, शून्य है। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगर 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, दो चलता है, तो दूरी कितनी हो गई, 14। और विस्थापन कितना हुआ, देखना, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 2। बात समझ रहे हो ना, दूरी और विस्थापन का अंतर। नेक्स्ट आपके लिए भैया, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखना, अब चाल जो डोनेट करती है वो दूरी को करती है। बात समझिएगा आप, चाल जो डोनेट करती है सिंपली दूरी को करती है, और विस्थापन जो डोनेट करता है वो वेग को करता है। ठीक है। अब देखना, किसी एक वस्तु द्वारा एक स्थान से एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को हम क्या बोल देते हैं, चाल कह देते हैं। इसको आप डोनेशन डालेंगे, किससे डोनेट करते हैं आप इसको, तो उसको डोनेट करते हैं आप स्मॉल एस से। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और चाल बराबर दूरी बटे समय, सब लोग जानते हो, है ना। देखना, अब अगर चाल को हमें डिफाइन करना है तो हमें दूरी पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। और ये राशि कैसी है, अदिश, क्योंकि दिशा नहीं है निर्धारित, और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और केवल क्या होगा, परिमाण। यही चीज़ें आपने मेरे लाल दूरी में पढ़ी है, परिमाण, अदिश और पॉजिटिव, है ना। नेक्स्ट है वेग। अब बात समझिएगा जरा, वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन को, निश्चित दिशा में, पॉइंट आ रहा है दिशा में, जब दिशा निर्धारित हो तो क्या हो जाता है, वेग कहलाता है। ठीक है। तो उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग कैसी राशि है भाई, ये पॉजिटिव होती है, सदिश राशि है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है ना, निगेटिव भी हो सकती है। परिमाण भी होता है इसमें, और दिशा की आवश्यकता होती है। इसका वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। ठीक। नेक्स्ट आपके लिए त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं भाई, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अर्थात आपकी कार चल रही है, अभी 80 चल रही थी स्पीड, फिर आगे चल के आपने 100 कर दी, फिर अचानक ब्रेक लगा के 60 भी कर ली, फिर 40 भी कर ली, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोल रहे हैं आप, त्वरण, या बार बार वेग बदल रहा है। ठीक है। तो
वेग कैसा होता है भाई, समान भी होता है। 80 पे गाड़ी चल रही है तो समान है ना। और अभी अगर आपको सभी स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने स्पीड डिसाइड कर दी, फिर 40 कर दी, फिर 20 कर दी, तो ऐसा समान भी हो गया। पॉजिटिव क्या है, जिस दिशा में चल रहे थे वहीं चल रहे हो आप, तो पॉजिटिव त्वरण। और अगर बैक गियर डाल दिया तो निगेटिव भी, यानी कि त्वरण समान असमान प्लस और माइनस हो सकता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। थ्योरी सबको याद होती है, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते। अब नेक्स्ट आपके लिए बल। अब बल में आप सीधी बात है भैया, एक ही पार्टिकल रखा हुआ है, कोई वस्तु है ना। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति में परिवर्तन कर दे। सपोज मैंने यहाँ से अपने दोनों हाथों से इसको धक्का देना शुरू करा, है ना, तो जितना मैंने इसको बल लगाया उतना इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा ना। बस यही चीज़ है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। अब बात सुनिए भैया, वस्तु में वेट होगा ना, विस्थापन कुछ दूरी में होगा ना, और लगेगा समय सेकंड। बात समझिएगा, एक वस्तु है, इसमें द्रव्यमान होगा, अगर विस्थापन होगा तो मीटर में होगा, दूरी घटेगा ना, और समय लगेगा सेकंड में। तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसे डिफाइन न्यूटन ने किया, इसलिए न्यूटन भी इसका अन्य मात्रक है। न्यूटन का 1 न्यूटन बराबर डाइन कितना होता है भाई, 10⁵ डाइन। ये भी याद रखिएगा। और कितना होता है, 10⁵7। और इसकी बीमा क्या हो जाती है, mL/t-2। देखो भैया, मास m में आता है, लंबाई l में आती है, समय आता है t में, है ना, t-2 क्योंकि अपोन में आ रखा है। ठीक, नेक्स्ट आप समझिए जरा, बल कैसे कैसे हो सकता है भाई। बल आकर्षण भी हो सकता है, अट्रैक्शन प्रतिकर्षण भी हो सकता है ना। कर्षण पुल, धक्का नहीं देते हम किसी चीज को, अपकर्षण कश खींचते भी हैं, टेंशन ट्रस्ट, ये सब बल के बाह्य रूप है। प्राकृतिक रूप क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल बल के प्राकृतिक रूप है, नेचुरल रूप है ये। ठीक है, याद रखिएगा आप। और बल संतुलित व असंतुलित दोनों प्रकार का होता है। एक तराजू होता है ना, ये तराजू देखा है आपने, इसे पकड़ने का होता है। अगर इसमें हमने एक जगह ही बाट नहीं रख रखा, संतुलित होगा ये बल। और इसमें अगर एक जगह बाट रख दिया तो ये असंतुलित हो जाएगा, है ना। दोनों प्रकार का होता है बल। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आपके लिए भैया न्यूटन के नियम, है ना। न्यूटन ने गति के लिए नियम दे रखे हैं भैया, और वो कौन सी गति को दे रखे हैं, आपकी सरल रेखीय गति को, याद रखना। ठीक है, अब सरल रेखीय गति क्या होती है पहले समझ लीजिए। जब कोई पिंड किसी सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, अपनी एक पुस्तक में मैथेटेसिया प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक लिखी है आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, उसमें उसका प्रकाशन जो हुआ वो हुआ आपका 1687 में। उसमें इन्होंने न्यूटन ने क्या हुआ, गति के नियमों को डिफाइन किया। वो 3 प्रकार के नियम हैं, तीनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप लोग एक बार ध्यान समझ लेना, और जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना इसके, उन्हें बिल्कुल ना भूलियो, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और जड़त्व के बारे में डिफाइन गैलीलियो ने करा था, इसलिए इसे हम गैलीलियो का नियम भी कह देते हैं। तो याद रखना, पहला नियम न्यूटन का गैलीलियो संबंधित है, यानी कि जड़त्व संबंधित है। अब बात आती है जड़त्व की। जड़ तत्व, जड़ माने जानते हो ना आप, अपना स्ट्रेंथ बनाए रखना। जड़ तत्व यानी कि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति बना रहना चाहती है, तो अर्थात वो जड़त्व का नियम का पालन करती है। अब देखना नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिशील की अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। चलो भाई, ये डेफिनेशन हो गई, समझते हैं। एक वस्तु रखी भाई, तो ये रखी रहेगी ना, जैसे बुक रखी होती है टेबल पे रखी है ना। आपका पेन रखा हुआ रखा है, अगर आप इसको हल्का हिलाएंगे नहीं तब तक इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी ना। तो बस यही नियम है प्रथम नियम। तो यानी कि जो वस्तु की वास्तविक स्थिति होती है वह उसमें बना रहने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, प्रत्येक वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बल का विरोध करती है ना, विरोध करती है, और विरोध करने की शक्ति जितनी अधिक होगी उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा, और इसी शक्ति को जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे होता क्या भाई, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं आप लोग। मोटर कार, आई मीन कार है आपकी, बाइक है, ट्रेन है। ट्रेन में अक्सर कम होता है, फिर भी होता है। अचानक चल देने पर क्या होता है, आज मनुष्य बैठा हुआ है सीट पे ना, ये सीट है, यहाँ मनुष्य बैठा हुआ है। ठीक है, अचानक क्या हुआ भाई, जैसी वो ट्रेन चलेगी तो व्यक्ति किस किधर की ओर झुक जाएगा, पीछे की ओर, है ना। और अगर अचानक रुक जाएगी तो आगे की ओर। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर का जो निचला हिस्सा है ना, हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है वो तो संपर्क में है किसके, आपकी बस ये कार के। ठीक है, लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, इसलिए वो ब्रेक लगने पर आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कंबल को पकड़कर झाड़ने पर धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं, ये भी जड़त्व का प्रथम नियम है। ठीक है, और न्यूटन का प्रथम नियम के तहत होता है, एक हथौड़ा है, हथौड़े में हत्था होता है ना, उसको नीचे ठोकते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये भी उसमें कस जाता है। ठीक है, बंदूक की गोली से शीशे में छेद हो जाता है, और पत्थर से पूरी तरह टूट जाती है। बात समझना ध्यान से, ये एग्जाम्पल अच्छा है। एक शीशा है
है ना, ये शीशा है बेटा। इसमें क्या हुआ, अगर गोली छोड़ी तो कितना भाग गतिमान हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो भाग जहाँ पर गोली लगी, तो केवल इतना भाग गतिमान होता है, इसलिए हो जाता है छेद। लेकिन अगर इसी शीशे पर पत्थर मार दिया जाए, तो पत्थर जब मारा तो गतिमान क्या हुआ, पूरा का पूरा शीशा गतिमान हुआ, इसलिए शीशा टूट जाता है। ठीक है। और पेड़ की डाली को अगर हिलाते हैं हम, आम की टहनी है या अमरूद की टहनी है, उसको हिलाते हैं तो उससे फल का गिरना भी क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक। आपके लिए रखा है न्यूटन का द्वितीय नियम। एक्चुअली प्रथम नियम का ही दूसरा रूप ये कहना चाहिए, प्रथम नियम का ही भाग है द्वितीय नियम भी। यानी कि ये क्या कहता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F बराबर एम ए। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बराबर एम ए। इक्वेशन किसने दी रखी, न्यूटन ने। अब न्यूटन का तृतीय नियम है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। देखना क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर आपने 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया है तो 10 न्यूटन का बल आपकी तरफ भी लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। F1 इक्वल टू F2, यानी कि दोनों दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख समझिए, बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे हटना। आप जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो होता क्या है, बंदूक, गोली तो आगे की तरफ जाएगी और बंदूक पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है। घोड़े द्वारा घोड़ा गाड़ी को खींचना, घोड़ा क्या करता है, अपने पैर से भाई पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देता है और पृथ्वी उसे आगे की ओर चलने के लिए बल प्रदान करती है। अच्छा, ऊंची में लंबी छलांग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, धरती को दबाते हैं और धरती से प्रतिक्रिया बल मिलता है और हम कूद जाते हैं। क्रिकेट की गेंद बल्ले से लगने के बाद बल्ले का थोड़ा पीछे हटना, बैट पीछे हटता है ना, ये भी इसका उदाहरण है। रॉकेट का ऊपर उड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे इसको। रॉकेट का ऊपर उड़ना ये भी इसी नियम पर आधारित है। और आपका सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बलों के कारण ज्वार भाटा जो आता है ना, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक नियम है। नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक है संवेग। संवेग मोमेंटम क्या होता है भाई, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है भाई, न्यूटन का तृतीय नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा काम का जो आपको याद रखना है। देखना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, बात समझ में आ गई आपको। यानी कि किसी वस्तु पर जितना संवेग उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर जितना संवेग उत्पन्न होता है उसके विपरीत भी उतना ही संवेग उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, हल्की बंदूक पीछे अधिक वेग से हटती है, रॉकेट का ऊपर उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, संवेग संरक्षण के द्वारा आधारित है ना। और बराबर संवेग वाली गेंद टकराने पर अचानक रुक जाना, ये बात समझिए भैया। एक बॉल ये है, एक गेंद ये है, 10 संवेग इसमें है, 10 इसमें है। अब आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया होने वाली है, अगर इधर 10 लग रहा है तो इधर भी 10, इधर 10 लग रहा है तो इधर भी 10। बात समझ रहे हो ना। अब क्या हुआ, जब ये दोनों बॉल बराबर में आपस में टकराई तो हुआ क्या, ये बिल्कुल शून्य हो गया, बराबर है ना, इक्वल है, शून्य हो गया। और शून्य होकर क्या हुआ, बॉल अचानक रुक जाती हैं। ठीक। अब बात आगे समझते हैं आप, एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं अपने पूरे मैटर को जो हमने अभी पढ़ा है। हमने आज देखा गति के बारे में पढ़ा, दूरी हमारी अदिश राशि होती है, ये याद रखना जो बोल रहा हूँ मैं, और लेकिन हमेशा पॉजिटिव होती है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। चाल की बात करेंगे, चाल अदिश राशि है आपकी, और चाल में हमेशा पॉजिटिव होगी, जबकि आपका वेग नेगेटिव भी हो सकता है और आपकी सदिश राशि है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है। बल में धक्का खिंचाव होता है, आप याद रखेंगे। अर्गोडाइन कितना कितना होता है। प्राकृतिक बल कितने होते हैं, इसको आपको याद रखना है। न्यूटन के 3 नियम है। प्रथम नियम आप याद रखोगे, जड़त्व का नियम बोलते हैं हम इसको। द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही दूसरा रूप है। तृतीय नियम को आप क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हो। और फिर संवेग संरक्षण का नियम भी इसी पर आधारित है। बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। आप 2 से 3 बार इन चीज़ों को पढ़ लिया करो, याद हो जाएंगी। थैंक यू।